नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार वीडियो बनाया कि मोदी जी को भारत की सफाई कर देनी चाहिए और चाइना के मॉडल या इजराइल के मॉडल को अपना लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंच चुकी है और इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है कि रमज़ान के टाइम पर यह सारा काम शुरू किया गया। वैसे तो मुसलमानों को आज शर्म से झुक जाना चाहिए या दोबारा से सनातनी बन जाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान जो है वो भी राम से ही शुरू होता है। ये कभी भी इन्होंने सोचा नहीं होगा। आप सोच सकते हैं रमज़ान में भी राम है और ये कहते हैं राम है ही नहीं। ओ भैया, आप जिस रमज़ान को मानते हैं वो भी राम से शुरू होता है, राम पे ही खत्म होता है। आपकी जर्नी जो है राम से दूर होकर आप देखिए जानवर बन गए, वापस आ जाइए इंसान बन जाएंगे। ये छोटा सा मैसेज था इनके लिए। मंजरी जी, मैं आपसे पूछता हूं ये कैसा रमज़ान है इस बार। मैं कितनी वीडियो देखता हूं कि इनके जो मौलवी होते हैं सड़कों पे थप्पड़ खा रहे हैं, जय जूते सिया पड़ रहे राम। हैं। देखिए, जय अब सिया हरकत राम। ऐसे करेंगे। ट्रेन में बैठ के बगल में लेडी का वीडियो बनाएंगे तो थप्पड़ खाएंगे। कहीं जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे लड़की छेड़ रहे हैं, मतलब 40-50 साल का आदमी 16 साल की बच्ची को छेड़ रहा है, पिटेगा। और पिटना चाहिए। अब इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मौलवी है या कोई है। जो भी ये काम करेगा वो पिटेगा। ठीक है। और इन लोगों को तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, यही बातें की जाती है। इनको चलती फिरती लड़की में अपनी हूरें नजर आती हैं, कभी जन्नत कभी जिहाद, पता नहीं क्या क्या नजर आता है। तो उसके कारण जो है, पिटने वाला काम करोगे तो पिटोगे। आपको कोई नहीं बचा सकता। आप अपनी हरकतें सुधारिए, पिटाई नहीं होगी। आप ये नहीं हरकतों पे चालू रखेंगे तो कितनी बुरी तरीके से होगी इसके बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अब हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है जी। मंजरी जी, थप्पड़ तो अलग होगी बात, चलिए। थप्पड़ तो ये जो जिस पागलपन की दुकान जिसको हम बोलते हैं मैड रस, आहा, मैड रसा इसलिए नाम बोला जाता है। तो वहां पे जो पागलपन का रस इनको पिलाया जाता है, तो ये रस का हाल है कि ये आकर पागलों वाली हरकतें करते हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे भारत में ऐसी सफाई का अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, सुमित जन ने बोला है कि चाइना में ऐसा होता है, हम भी करके देखते हैं। भाई संभल में हो, वो यूपी में कहीं भी हो, वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, सब जगह पर मस्जिदें और ये जो इनकी मज़ारें होती हैं वो सारी की सारी, वैसे तो मज़ार को मजाक बोला जाए बात तो एक ही है। तो ये जो मजाकें इनके बनाई हुई हैं इन्होंने इलीगल जगह पर, सारी तोड़नी शुरू कर दी, वो भी रमज़ान में। तो राम कहाँ गया? राम है तभी तो तोड़नी शुरू कर दी। सिंपल सी बात है। आप इन लोगों ने 900 मदरसों का एक नेटवर्क बनाया था भारत और नेपाल की सीमा पे, जिसका काम ही जो है एंटी इंडिया एक्टिविटी था। आईएसआई को प्रमोट करना था, आतंकवाद को प्रमोट करना था। नेपाल की भूमि का प्रयोग ये लोग कर रहे थे भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने में और भारत को अनस्टेबल करने में। तो अब क्या करेंगे? इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एंटी इंडिया एक्टिविटी है, कब तक पालेंगे? वो सरकारें कहीं जो इनके वोट पे चलती थी, इनके लिए पलती थी और सिर्फ इनके लिए काम करती थी। अब आपने, ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोग देखिए, एक पैरेलल इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है कि हम निष्पक्ष दिखाएं। जो भी लीगल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। और पता कैसे किया जा रहा है? जियो टैगिंग। जियो टैगिंग एक मोदी सरकार का एक इनिशिएटिव है, जिसमें सारे लैंड रिकॉर्ड्स जो है प्लेस किए जा रहे हैं। तो उसके बाद उनको रियलिटी से काउंटर चेक किया जा सकता है कि कागज में ये इसके पास है, रियलिटी में किसके पास है। तो अब इसमें जहां जहां आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखाई दिए जाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। अभी तक जब तक आप ठीक चल रहे थे, तब तक अगर आपने सड़क पे 1 फीट कब्जाया हुआ था तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब आपने गलती की तो वो 1 इंच भी वापस ले लेते हैं। अब आप इसको कहिए कि सरकार ने गलत किया। गलती की शुरुआत आपसे हुई है, आपको अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए था। और उसके बाद फिर आप सरकार से भिड़ने भी चले गए। तो अब तो फिर वही होगा जो मोती ने चिढ़ा का कि तोड़ दिया जाएगा, तो तोड़ दिया गया जी। मंजरी जी, मस्जिद तोड़ दी आपने, इनके मुंह के दांत तोड़ दिए। वैसे वैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं इनके, सीधे तो होते नहीं हैं। तो इनकी मस्जिदें, मज़ारें, दांत सब तोड़ दिए। इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। ये अभी भी वही है कि हम जो है अल्लाह की पता नहीं कौन सी बकरी वाली देन है। और एक चीज़ बताइए मुझे आप
कि एक मुझे समझ इनकी नहीं आती है कि रमज़ान का महीना है, इसके अंदर हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे। बात की दूसरी बात है कि हर बात में अल्लाह की झूठी कसम खा के ही ये बोलते हैं, लेकिन ये दुनिया को बोलते हैं कि भाई इसमें कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, गाज़ा पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद सब जगह पे अटैक कर रहे हैं। जर्मनी में अटैक है, फ्रांस में अटैक है, इनको अलाउड है सब जगह पे अटैक करना। और कल तो मैंने इवन यूपी में देखा है कि रात के अंधेरे में 10 लड़के इकट्ठे सड़क पे जा रहे हैं, हिंदुओं के घर में पत्थर मार रहे हैं, और जब हिंदुओं ने पलट कर वो पत्थर इनके ऊपर मारने शुरू करे तो कहते हैं रमजान का महीना है, पत्थर नहीं मार सकते हमारे ऊपर। ये कैसा निजाम है इनका? यही पॉलिसी तो हमेशा है। अब देखिए, अगर वहां पर हिंदू नहीं है तो आपस में भिड़ जाते हैं। अभी दो फिरके इस्लाम के आपस में भिड़े हैं, ये कल की न्यूज है। तो ऐसा थोड़ी कि रमजान होगी या रमादान होगा तो फिर आप जो है आपस में नहीं लड़ेंगे। इनका काम लड़ना है। इनके आपस में फिरकों की बहुत बड़ी लड़ाई है। यहाँ तक एक फिरके का व्यक्ति दूसरे फिरके की मस्जिद में नहीं जा सकता। एक फिरके की कब्रिस्तान में दूसरे फिरके के लोग दफन नहीं किए जा सकते। ये सोचिए, लाशों के बीच में ये करते हैं, और ये खुद करते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो ये हमेशा से है। गाजा में भी देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि इनको सारे बंधक लौटा देने थे, लेकिन ये बंधक लौटाना नहीं चाहते। ठीक है, तो बार बार इनको धमकियां दी जा रही और इनके ऊपर अटैक कंटिन्यूअस है। अगर पहले तो आपको 7 तारीख का हमला 7 अक्टूबर का करना नहीं था, फिर जल्दी से जल्दी अगर आपको लड़ाई खत्म करनी थी, बंधक लौटा देते, आप लड़ाई खत्म कर सकते थे। तो आप चाहते हैं हम बंधक भी रखें, हम अटैक भी करें और हम पे कोई मारे नहीं? ऐसा अब नहीं है। अब समय बदल गया। अभी तक ये आपका इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव चलता था। ट्रम्प के आने के बाद ये सारी चीजें बदल गई। अब लोग सच बोलते हैं, सच कहते हैं, गलती आपने की है, खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे। अब जिस लेवल की गलती की है उस लेवल का खामियाजा होगा। तो आप गलती करना यानी कि बंद कर दें, खामियाजे से बच जाएंगे जी। मंजरी जी, मुझे लगता है कि मैंने हमेशा बोला था अगर ये हमारा एक आदमी मारेंगे, हम 10,000 कॉकरोच मार देंगे तो ही इनका मुकाबला होगा। एक के बदले 10,000। अब देखिए इन्होंने 1,000 मारा था, इजरायलियों को 1100 का, इनके 1 लाख से ऊपर तो ऊपर पहुंच गए हैं। यानी कि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वही हो रहा है। इजराइल वालों ने सुन लिया कि भैया चाइना ऐसा करता है, यही फॉर्मूला है। भारत में मोदी जी ने सीख लिया कि जो इनकी पागलपन की दुकान जहां से शुरू होती है वो मस्जिदें और मज़ारें होती हैं, उनको तोड़ा जाएगा तो ही ये बंदे दे पुत्र बनेंगे। वैसे अभी लंबी लड़ाई है, जिसको दिल्ली दूर बोलते हैं, लंबी लड़ाई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को लड़ाने के लिए, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के लिए पूरा राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने काम शुरू कर दिया? अभी जैसे साउथ इंडिया में हिंदी के अगेंस्ट आपको मालूम है पूरा काम चल रहा है, हम हिंदी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और भाई हिंदी नहीं करोगे, वो तो भारत की भाषा है। अंग्रेजी कर लोगे जो कि फॉरेनर्स की भाषा है, फॉरेनर्स की भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हिंदी को नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये भी एक पागलपन है जो कि इसी कौम से आता है कहीं ना कहीं से? अंग्रेजों ने ये फॉल्ट लाइन्स भारत में इसलिए बोई थी कि उनको उनको जो है ये सारी चीजें करनी थी, भारत को खंड खंड टुकड़े टुकड़े करना था। तो ऐसे लोगों को, ये शुरू हुआ जस्टिस समिति से, जो भारत के लिए न्याय मांग रहे थे। उसमें भारत के दबे कुचले लोगों के लिए न्याय मांगते मांगते ये लोग भारत में जो ब्राह्मण थे उनके विरोधी में चले गए। फिर 3% ब्राह्मण है इस समय, और 97% गैर ब्राह्मण है। उन लोगों ने जो है 3% को पूरी तौर पे मिटाने की बात करनी शुरू कर दी। फिर इसी चक्कर में इनका कन्वर्जन शुरू हो गया। फिर भाषावाद इसलिए लेके आ रहे हैं कि अपनी भाषा की रक्षा के चक्कर में आप जो है राष्ट्रीय एकता का विरोध कर सके। अब भाषावाद की जो लड़ाई है वो ग्राउंड रियलिटी पे दम तोड़ चुकी है। क्यों? तमिलनाडु में एक जगह है त्रिचूर। त्रिचूर भारत की निटवेयर इंडस्ट्री है, हब है वहां पर। सबसे ज्यादा नेटवेयर वहीं से लेके आता है, जैसे टी शर्ट वगैरह। त्रिचूर में इन लोगों ने एक ड्राइव शुरू की। बिहार के काफी लोग काम करते थे कि आप जो है तमिल बोलने वालों को रखेंगे। अब तमिलनाडु में उतना लेबर नहीं है, और उस इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए वो भी नहीं है। तो भाषा के चक्कर में इन्होंने मारपीट के बिहार के लोगों को निकाल दिया। हिट किस पे आया? हिट उन लोगों पे आया जो जिनकी फैक्ट्री बंद हो गई।
एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो झक मार करके उन्हीं बिहारियों को ज्यादा पैसे पे किसी तरीके से ये लोग वापस लेके आए। क्या है, आपको अगर उन मजदूरों से डील करना है, वो तो मजदूर हैं, वो तमिल नहीं सीखेंगे, वरना कब पढ़ लिख करके किसी बढ़िया जगह होते। तो आपको हिंदी सीख करके अगर अपना बिजनेस चलाना है तो मजदूरों से बात करनी होगी, या एक ऐसा मैनेजर रखना होगा जिसको तमिल भी आती हो और उसको हिंदी भी आती हो। ये आपकी मजबूरी हो गई अगर आपको अपनी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म नहीं कर देनी है ईगो के ऊपर कि हम तमिल के अलावा कोई और भाषा नहीं बोलेंगे। तो आप, ये चीज अब क्या है, मल्टीलिंगुअल चीज भारत में अब आएगी। अभी तक क्या था कि हमें तमिल आती है, हमको इंग्लिश आती है, हमारा काम चल जाएगा। आपका काम प्रैक्टिकली नहीं चलेगा क्योंकि आपको जो मजदूर है वो यूपी बिहार से चाहिए। तो हिंदी को आपको पूरे भारत में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। अब अगर आपको अच्छे से बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको हिंदी आना या और दुभाषी होना जरूरी है। इंग्लिश आपको इसलिए लेनी है कि वर्ड से डील करना है, हिंदी आपको इसलिए लेनी है कि भारत के डिफरेंट लोगों से डील करना है। मोदी जी ने इसके लिए क्या किया कि नॉर्थ में उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक लोकल डायलेक्ट ले लीजिए। लोकल डायलेक्ट मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली। तो इस चक्कर में इस भाषावाद के ऊपर कर्नाटक में कन्नड़ के ऊपर कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, तो ममता बनर्जी ने वहां से पकड़ लिया कि हम भी इस पे शुरू करेंगे, जिसको बंगाली नहीं आती वो बाहरी है, तो बांग्लादेशी सगे हैं पर बिहारी बाहरी है। ठीक है, इस लेवल पे ममता बनर्जी भी आ रही है। स्टालिन ने उन कह दिया कि हम आ, हिंदी का जो आ, संप्रभुतावाद है, जो हिंदी आएगी तो तमिल खत्म हो जाएगी, इसलिए तमिल भाषा की रक्षा के लिए हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब वहां से सेंटर से ये फोर्स आता है कि अगर आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको जैसे हमने बनाया नहीं लगाएंगे, तो हम आपके इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देना, फंड करना बंद कर देंगे। हर यूनिवर्सिटी सेंटर से आई हुई ग्रांट से चलती है, तो वो यूनिवर्सिटी खत्म, सेंट्रल स्कूल खत्म, बहुत सारे और नवोदय विद्यालय, ये सारी चीजें जो है खत्म। आरएसएस के काफी सारे स्कूलों पे आ, वो भी। तो आपकी एजुकेशनल, जिसके ऊपर साउथ कहता है कि भाई हम आप बड़े प्रभुत्ववादी और बड़े अच्छे इंटेलेक्ट्स निकालते हैं, वो पूरी चीज खतरे में आ जाएगी। तो या तो आप हिंदी को स्वीकार कर लीजिए, वरना डब्बा बंद कर देते हैं। तो अब क्या है, इंसान अपनी इंडस्ट्री देखेगा प्रैक्टिकली, और अपने बच्चे की एजुकेशन देखेगा कि आपका भाषावाद देखेगा। तो भारत को के जो फॉल्ट लाइन है, नॉर्थ साउथ डिवाइड है। तो अभी इस जो राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ, और कई और इस तरीके की डीएनए सैंपलिंग हुई, तो उससे जो आर्यन और द्रविड़ की जो थ्योरी थी वो भी डिबंक हो गई, खारिज हो गई। तो अब नॉर्थ साउथ डिवाइड में आर्य और द्रविड़ बहुत बड़ी चीज थी। फिर इन्होंने दूसरी झूठ बोलना शुरू किया कि आर्य जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो हमको वानर समझते हैं। चक्कर क्या है, वानर को हम लोगों ने गलती से बंदर दिखा दिया है। ये एक गलत वो है कि उनके मुंह बंदर जैसे होते थे और उनकी पूंछ होती थी। ये एक गलत डिपिक्शन है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो जंगल वॉरफेयर में बहुत प्रकट होते थे, और जैसे एक उपमा देते ना, बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ गया। इसके कारण उनको जो है वानर कहते थे, कि उनकी प्रोफिशिएंसी जो है जंगल वॉरफेयर में बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उनको ये नाम मिला। उसको इन्होंने बंदर का चेहरा जब किसी मूर्ख ने बना दिया, वहां से जो है ये नॉर्थ साउथ डिवाइड में ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो अब जो प्रयास हो रहे हैं वो इन्हीं चीजों को रिसर्च से गलत साबित करके भारत को एक करने के प्रयास शुरू हो रहे हैं। तो इसी में 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, जिसके ऊपर अमित शाह पूरे शोर जोर शोर से लगे हुए हैं। और इसी में जो भाषा का डिवाइड है, कन्नड़, आप सीखिए, नॉर्थ इंडियन भी एक भाषा कन्नड़ सीख सकता है, तमिल तेलुगु सीख सकता है। साउथ इंडिया में हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमको भविष्य का भारत एक करना है। तो जो फॉल्ट लाइंस है, मोदी अब उनको खत्म कर रहे हैं, ताकि इस पे ना चुनाव लड़े जाए और ना भारत को विभाजित किया जाए। जी। बहुत डिटेल में आपने बताया। चलिए, ये भी एक ऐसी गंदगी है
जिसको डिवाइड करते हैं भाषा के बेसिस पे, इसको ठीक करना ज़रूरी है। और ये मोदी जी करना शुरू कर दिया बाय वन थिंग विच इज़ कि आपको सीखनी पड़ेगी वरना ग्रांट नहीं मिलेगी। साथ में हमने देखा कि बाकी सफाई तो हमने शुरू कर दी, यानी कि इस अशांति वाली कौम की। साथ में हमने देखा कि जैसे हमारे यमुना जी हैं, उसके अंदर भी सफाई शुरू कर दी। और भाई पहले हफ्ते में 1200 टन से ज़्यादा तो गज्जरवाल की गंदगी निकली है यमुना में से। आप सोच सकती हैं कितनी गंदगी उसने उसमें कचरे में डाली थी यमुना जी में। उसकी सफाई भी शुरू कर दी है। हमारे रोडवेज बन रहे हैं, हमारे धर्मस्थल बनाए जा रहे हैं, सबका ग्रैंड एक ओपनिंग की जा रही है। हमारी जो जगह थी जिनको कवर कर लिया गया था मुसलमानों की तरफ से, वो वापस रिक्लेम किया जा रहा है बिना एएसआई की रिपोर्ट के, बिना कोर्ट गए। आपको लगता है कि ये काम अब और तेजी पकड़ेगी? और सामने वाले, मैंने एक कल नोट करा चीज, सिर्फ सामने देवर स्टैंडिंग देयर, बंदर वाली टोपी बकरी वाली दाढ़ी के साथ वहां खड़े होकर देख रहे थे कि कभी ये हमारी मस्जिद होती थी, कभी राहुल बाबा हमें रोकते ही नहीं थे, ना अखिलेश यादव रोकते थे इनको टेक ओवर करने के लिए, पुलिस भी हमारे साथ होती थी। आज हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। आपको लगता है कि ये जो सन्नाटा है ये कुछ कहलाता है? ये सन्नाटा भी ज्यादा लंबा चलेगा। भारत ये दिल्ली के सीलमपुर और ये सब इलाके में एक बांग्लादेश बचाओ अभियान चल रहा है। जितने लोग हैं उनके कागज पत्तर देखे जा रहे हैं, तो ये सफाई उस लेवल तक चल रही है कि ये सारे बांग्लादेशी कॉकरोच भी वह बांग्लादेश वापस भेजे जाएंगे, वरना भारत में उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये हर जगह जरूरी है। आप किसी और की भूमि, किसी और की जमीन, किसी और की चीज पे कब्जा नहीं कर सकते। मैंने बोला वो जमाने चले गए जहां पर पूरा एक अपीजमेंट पॉलिसी चलती थी। मोदी जी ने कहा है मैं अब देखभाल सबकी करूंगा, अपीसमेंट मैं किसी का नहीं करूंगा। सो वो हिंदू भी नाराज हो गए जो चाह रहे थे कि अब हिंदू अपीसमेंट होगा, वो भी नाराज हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने गलत किया है उसको सजा दूंगा। तो जो इलीगली बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली के आसपास बसे हुए हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। यही ड्राइव जो है पूरे भारत में चल रही है। आप रोज न्यूज देखेंगे, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 20। और केवल इनको नहीं हटा रहे, इनका जो नेटवर्क था उसको भी हटा रहे हैं। कि जो इनको लाने में, इनको बसाने में, इनके कागज तैयार करने में बिजी था, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जिस भी पावर पोजीशन का हो, वो सब जेल जा रहे हैं। तो पूरा जो कहते हैं ना भारत का जो सिस्टम है वो बदला जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी 6 साल से बनी पड़ी थी, लोग लागू नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जाओ पैसे की भाषा समझते हो, हम फंड बंद कर देंगे। अब धीरे धीरे सब लोग लागू कर रहे हैं। जो टीचर्स नहीं उसको लेने जा चाह रहे थे उनको बोला कि अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो हम नए टीचर ले आएंगे, आप रिजाइन कर दीजिए। टीचर्स ने बदलना शुरू कर दिया। तो जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में समझाया जा रहा है कि भाई लास्ट वार्निंग का समय आ गया है, सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। अब इसको आप हाँ स्वच्छ भारत अभियान में गिन सकते हैं, जिसमें मानसिकता की सफाई चालू। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता था, वो है रमज़ान का महीना। तो आप समझ सकते पवित्र हैं कि महीना। लास्ट ईयर, हाँ, पवित्र पावन महीना जिसको बोलते हैं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर इसी महीने से शुरू होते ही हमने सीएए लागू कर दिया था, क्योंकि रमज़ान का पावन महीना था, हमने सीएए लागू कर दिया। इस बार इनकी पुकाई और धुलाई दोनों की जा रही है, लोगों की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। और जो मैं इनको थप्पड़ पड़ते हुए देखता हूँ सड़कों के ऊपर, लेडीज भी थप्पड़ मार रही हैं और साथ में जो लोग होते हैं उनको तो मौका मिल ही जाता है। सबसे पहले तो इनकी बकरी वाली दाढ़ी पकड़ी जाती है और बंदर की टोपी उठाकर फेंकी जाती है, फिर थप्पड़ लगते हैं। और क्या मज़ा आता देखकर, भाई मज़ा आ गया। चलिए मंजरी जी, ये रमज़ान का जो कि शुरू ही राम से होता है वो शुरू हो गया है, तभी उसको पावन बोला जाता है क्योंकि राम वर्ड शुरू में है, ऐसे ही पावन नहीं बना है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय जय हिंद, जय सिया राम।